नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पुराने फॉर्मूले से। नए चुनाव जीतने के आस में बीएसपी मुस्लिम दलित के साथ स्थानीय गठजोड़ को आधार बनाएगी। बीएसपी सोशल इंजीनियरिंग के सहारे ही नगर निकाय चुनाव में उतरेगी। बीएसपी मुस्लिम वोटरों को जोड़ने के लिए पार्टी झोंक रही ताकत। इसी रणनीति से बीएसपी से लड़ा था विधायक चुनाव, तो फेल होने के बाद भी उसी रणनीति को दोहराने में बीएसपी जुटी है। 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के सहारे सत्ता हासिल की थी बीएसपी। तो देखिए, निकाय चुनाव नजदीक है और इस निकाय चुनाव से पहले तमाम पार्टियां अपनी रणनीति बना रही है कि किस तरीके से इस निकाय चुनाव में जीत हासिल हो, और इसी के तहत बीएसपी एक बार फिर से अपनी सोशल इंजीनियरिंग रणनीति के तहत निकाय चुनाव में उतरेगी। हालांकि मुस्लिम वोटरों को जोड़ने के लिए पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है और इसी रणनीति से बीएसपी ने लड़ा था विधानसभा चुनाव। फेल होने के बाद भी उसी रणनीति को दोहराने में जुटी है बीएसपी। और अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता संदीप मिश्रा लखनऊ से जुड़ चुके हैं। संदीप, जिस तरह से निकाय चुनाव नजदीक है, इसको देखकर अगर पार्टियों पर नजर डाली जाए तो तमाम चिंतन मंथन और रणनीति पर चर्चा की जा रही है। अगर बीएसपी का जिक्र किया जाए, कहीं ना कहीं उसकी भी कोशिश यही है कि निकाय चुनाव में जीत हासिल हो, लेकिन जो रणनीति है वही पुरानी रणनीति सोशल इंजीनियरिंग के द्वारा वो सत्ता हासिल करना चाहती है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से अगर बीएसपी की जो रणनीति है वो पुराने फार्मूले को लेकर के है। अगर बात की जाए कि जो 2007 में जिस तरीके से चुनाव हुए थे, 2007 में जो है अब एक जीत हासिल की थी और बसपा ने अपनी सरकार बनाई थी। उस समय अगर बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी का नाम बदल करके ब्राह्मण समाज पार्टी कर दिया गया था। यानी कि जिस तरीके से ब्राह्मणों को एक करके समाजवादी माफ करिएगा बहुजन समाज पार्टी जो है आगे बढ़ी थी, और उसके साथ ही साथ में अगर बात करते हैं तो उसी तर्ज पे अब मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है और मुस्लिम वोटरों का जो पहला कैंडिडेट था उसी फार्मूले पे वो चलना चाह रही हैं। इसके साथ ही साथ में जो निकाय चुनाव होंगे, निकाय चुनाव में इंजीनियर को साथ में लेकर के निकाय चुनाव लड़ेंगे। यानी कि जो मूल रूप की जो सुविधाएं हैं उन पे जो वर्क होना चाहिए, उन सुविधाओं से हटकर के इंजीनियर पे आकर के अब चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है बसपा सुप्रीमो मायावती। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार इससे पहले की अगर बात करें तो 2017 के चुनाव में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा था और चुनाव लड़ने के बाद उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था, उसी फार्मूले पे अगर बात करेंगे तो फिर से एक बार पुराना चलने की कयास लगा रही है बसपा सुप्रीमो मायावती। लेकिन कहीं ना कहीं इस पे अगर कितना असर पड़ने वाला है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन साफ तौर पे जो उनकी रणनीतियां हैं वो पुराने फार्मूले पे आज भी काम करती नजर आ रही हैं। यानी कि जनता के बीच में जिस तरीके से सभी पार्टियां उतर करके जनता के बीच में उतर रही हैं और इस निकाय चुनाव को सेमीफाइनल समझ रही हैं। यानी कि आने वाले समय में लोकसभा का जो चुनाव है उस चुनाव से बिल्कुल हट करके इसको सेमीफाइनल माना जा रहा है कि निकाय चुनाव में जितनी सीटें मिलेंगी, जितनी बढ़त मिलेंगी, जितने प्रत्याशी मिलेंगे उन्हें, तो निश्चित तौर पर उससे उनकी बूथ लेवल पर मजबूती आएगी। तो उसी आंकड़े की अगर हम बात करते हैं तो और पार्टियां जिस तरीके से काम कर रही हैं कि धरातल पर उतर करके जा रही हैं, घर घर जा रही हैं, वोट मांग रही हैं, लेकिन बीएसपी के कैंडिडेट ऐसे नजर नहीं आ रहे हैं फिलहाल। और लेकिन वही फार्मूला पुराना फिर से एसटीजी इस्तेमाल करना तो कितना लाभकारी होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पे बसपा सुप्रीमो मायावती की वही रणनीति फिर से लागू हो रही है जो कि 2023 की अगर बात कर लें, 2023 में निकाय चुनाव है, इसके साथ साथ में फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव होंगे। तो ये एक बड़ी रणनीतियां होंगी आगे आने वाले समय में कैसे काम करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती, ये सबसे बड़ी अहम बात होने वाली। क्योंकि जिस तरीके से चुनाव की अगर हम बात कर रहे हैं, दर उधर चुनाव लगातार जो है होने हैं उत्तर प्रदेश में, और इसके साथ ही साथ में सभी पार्टियां ने अपनी अपनी रणनीतियां पहले से तय कर रखी हैं कि आखिर कैसे जमीन पे उतर करके और अपने बूथ को मजबूत करेंगे, अपने वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। तो मुस्लिम के कैंडिडेट की अगर हम बात करते हैं कि जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने पहली चाल चली थी, उसी पहली चाल में ही उन्हें फेल साबित होना पड़ा। यानी कि अतीक की पत्नी को टिकट देने का पहले ही ऐलान कर दिया था जनवरी में ही, और जनवरी में जब उन्होंने वहां पहुंच करके मंच साझा किया था और वहां पे उनको सदस्यता ग्रहण कराई थी, तो लेकिन अब देखा जाए तो बैकफुट पर मायावती पहले ही आ चुकी हैं। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने रणनीतियां अपनी तय की थी बनाने के लिए और मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ जोड़ने के लिए की थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब फिर से उन्हें बैकफुट पे आना पड़ा और साफ तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहती नजर आई कि आखिर अगर उनके ऊपर कोई आरोप तय होता है या उनकी गिरफ्तारी होती है तो उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी जाएगी। तो
जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो की जो पहली चाल थी वही चाल जो है फेल होती नजर आ रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर मुस्लिम कैंडिडेट को कैसे अपनी तरफ जोड़ती हैं या मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ कैसे लुभा पाती हैं। जिस तरीके से दलितों के लिए लगातार प्रयास करती चली आ रही हैं, तो क्या एक कोई बड़ी रणनीति क्या मुस्लिम समाज के लिए भी करेंगी जो मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी में पहले चरण के प्रत्याशियों की सूची के लिए मंथन तेज कर दिया है। कल बीजेपी जारी कर सकती है पहली सूची। मंत्री, सांसद, विधायकों के रिश्तेदारों को नहीं मिलेगा टिकट, तो वर्तमान अध्यक्ष पार्षद की पत्नी, बहू बेटी को मिल सकता है टिकट। निकाय चुनाव में प्रदेश से लेकर केंद्र तक के नेता करेंगे प्रचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे कई सभाएं। प्रदेश और केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ ही वरिष्ठ पदाधिकारी भी मैदान में उतरेंगे। कल जारी हो सकती है यूपी बीजेपी की पहली सूची। तो बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है और माना जा रहा है कि कल बीजेपी अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। चूंकि नामांकन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और 17 अप्रैल नामांकन की आखिरी तारीख है और उससे पहले सबकी नजर है कि आखिर बीजेपी अपने पत्ते कब खोलेगी और प्रत्याशियों के नाम कब घोषित करेगी। लगातार यही माना जा रहा है कि कल बीजेपी ये सूची जारी कर सकती है पहली, जहां इसके साथ ही मंत्री, सांसद, विधायक के किसी भी रिश्तेदार को टिकट मिलने की संभावनाओं पर रोक लगा दी गई है। कहा गया है कि इस तरह के किसी भी रिश्तेदार को भाई भतीजावाद या किस तरह की चीजें नहीं चलेंगी बीजेपी में। इसके साथ ही साथ अगर चुनाव प्रचार की बात की जाए तो हर स्तर के मंत्री हो या खुद मुख्यमंत्री जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे, सभाएं करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही तमाम पदाधिकारी भी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। तो कल बीजेपी अपनी पहली सूची जारी कर सकता है। सबकी नजर है कि आखिर सूची में किन किन प्रत्याशियों के नाम हो सकते हैं, क्योंकि लगातार प्रयास ये किए जा रहे हैं कि निकाय चुनाव में जीत हासिल हो और इसी जीत के लिए कहीं ना कहीं जिताऊ कैंडिडेट पर दांव बीजेपी लगाना चाहती है और इसीलिए लगातार चिंतन मंथन और बैठक का दौर भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी दफ्तरों में प्रत्याशियों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। हर कोई अपने अपनी उम्मीदवारी, अपनी दावेदारी पेश कर रहा है, लेकिन इस बीच बीजेपी किस पर भरोसा जताती है ये देखना होगा। और अधिक बातचीत करने के लिए एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, जिस तरह से निकाय चुनाव का नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, सबकी नजर है कि आखिर पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को कौन कौन से नाम घोषित करती है और खासकर बीजेपी अपने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं और कहीं ना कहीं कल माना जा रहा है कि बीजेपी अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। लेकिन इसके साथ ये भी क्लियर कर दिया गया है कि किसी भी रिश्तेदार को टिकट नहीं दिया जाएगा और जनसभाएं करते हुए, प्रचार करते हुए मैदान में सभी लोग नजर आने वाले हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव में है और सीधी सबसे बड़ी बात यह है कि रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। लगातार कोशिश की जा रही है कि ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाए जो पहली चीज भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे वक्त से लगे हुए रहे हों, बीजेपी के लिए बेहतर ढंग से काम करते रहे हों, बीजेपी को पहले के चुनाव जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सरकार और संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि चाहे वो मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो या कोई और व्यक्ति जो कि पार्टी में बड़े पदों पर तैनात हैं, वो किसी भी स्थिति में पार्टी पदाधिकारियों पर जो टिकट का चयन कर रहे हैं उनके ऊपर किसी तरीके का दबाव ना बनाएं। अपने अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने घर परिवार के लोगों के लिए पार्टी में टिकट की मांग ना करें। पार्टी खुद तय करेगी कि किसको टिकट देना है। पार्टी ये भी देखेगी कि पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी कितने दिन से पार्टी के लिए काम करते रहे। तो ये बहुत सारे विषय हैं जिनको लेकर पार्टी लगातार मंथन कर रही है। खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी क्योंकि उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र की सत्ता तक तैनात है और नगरीय निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो पहले भी बीजेपी की स्थिति हमेशा बेहतर रही है, चाहे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही हो या ना रही हो, लेकिन ज्यादातर नगरीय निकाय की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। अगर नगर निगमों की करें तो 14 नगर निगम पहले भी भारतीय जनता पार्टी के पास थे और दोबारा से चुनाव होने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश होगी कि एक बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए। चूंकि अब उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पंचायत चुनाव में बीजेपी बेहतर कर चुकी है, चाहे वो सहकारिता के चुनाव रहे हों या दूसरे जो विभिन्न चुनाव उत्तर प्रदेश में होते रहे हैं, उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी बेहतर परफॉर्म करती रही है। तो ये बहुत सारी ऐसी वजहें हैं जिनको लेकर बीजेपी एक एक कदम फूक फूक कर रख रही है। चूंकि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी
पार्टी समाजवादी पार्टी है वो भी मैदान में है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी अपने प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी खासा कहीं ना कहीं ध्यान दे रही है और एक कोशिश कर रही है कि उसके ऊपर भाई भतीजावाद का आरोप न लगे जो समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियों पर लगता रहा है। तो ये बहुत सारे विषय हैं जिसको लेकर बीजेपी में मंथन चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि कल यानी 14 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण की अपनी प्रथम सूची जारी कर सकती है। मतलब सीधे तौर पर अगर हम देखें तो 9 मंडलों में 37 जिले ऐसे हैं जिसमें प्रथम चरण में चुनाव होने जा रहा है। तो उस पर बीजेपी का लगातार मंथन जारी है और कोशिश की जा रही है कि उन पहले नामों को जो कि पहले चरण में हैं उनको जारी कर दिया जाए। तो जिसको लेकर जो चीजें हैं वो अपने अंतिम दौर में है। जल्द ही वो सूची आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय की तरफ से जारी की जाएगी। हालांकि ठीक है, इसके आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। तो वहीं आज से स्वार और 96 सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन है। 20 अप्रैल तक दाखिल किए जाएंगे ये नामांकन। 10 मई को दोनों सीटों पर होगा मतदान। निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। तो आज से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो आज से स्वार और 96 सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन है। तो 20 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे, चूंकि 10 मई को मतदान होना है और इसके लिए जो निर्वाचन आयोग है उसने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। एसके हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एसके, देखिए, आज से स्वार और 96 सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो उपचुनाव के लिए भी तैयारियां तेज देखने को मिल रही हैं। निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। 10 मई को चूंकि चुनाव होने हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है और आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। हालांकि उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा सीटें भी हैं जिन पर उपचुनाव होना है, जिसमें स्वार और 96 सीट है। स्वार सीट कई मायनों में खास है, चूंकि रामपुर की स्वार सीट है और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की वो सीट रही है और कहीं ना कहीं लगातार समाजवादी पार्टी इस सीट पर काबिज रही है, चूंकि आजम खान के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। या आजम खान या उनकी पत्नी या फिर उनके बेटे लगातार इस सीट पर काबिज रहे हैं। हालांकि इसके पहले ही हमने देखा है कि रामपुर की सीट आजम खान से छिन गई थी, चाहे वो लोकसभा सीट हो या फिर विधानसभा सीट हो। अब स्वार सीट जो उनकी बेटे की थी वो भी कहीं ना कहीं इस स्थिति में पहुंच गई है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बड़ी टक्कर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को देगा। यह माना जाता है कि रामपुर आजम खान का गढ़ है, लेकिन वो गढ़ पूरी तरीके से ढहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों सीटों को लेकर नामांकन आज से शुरू हो चुका है, जो कि 20 तारीख तक चलेगा। 10 मई को मतदान होगा। तो उन सारी चीजों को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, जो संबंधित विधानसभाओं के, उनको भी निर्देशित किया जा चुका है। सुरक्षा के इंतजाम, साथ ही साथ ईवीएम और बाकी के जो मतदान केंद्रों के निर्माण को लेकर चीजें हैं वो भी पूरी की जा रही हैं और कोशिश की जा रही है कि शांतिपूर्ण मतदान इन दोनों सीटों पर कराया जाए। तो कहीं ना कहीं अब देखना यह होगा कि जो पहले के उपचुनाव हुए थे जिसमें 3 सीटें थी, एक रामपुर सीट थी, उसके अलावा मैनपुरी और साथ ही साथ एक सीट खतौली थी, उन सीटों में से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत चुकी है और एक सीट रामपुर जो कि आजम खान की खुद की सीट थी वो सीट वो गंवा चुके हैं। तो अब दोबारा से उपचुनाव होने जा रहा है, तो काफी मायनों में अहम होगा, क्योंकि बीजेपी की कोशिश होगी कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और आजम खान के गढ़ में भी कमल खिलाया जाए। हालांकि अब निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से तैयार है और प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। जी ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। अब खबर प्रयागराज से, जहां उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। आज अदालत में पेश होंगे दोनों माफिया भाई। सीजीएम कोर्ट में माफिया अतीक और अशरफ की पेशी होगी। थोड़ी देर में कोर्ट में पेश होगा अतीक। समय से नहीं पहुंचने पर 12 अप्रैल को नहीं हुई है पेशी, यानी कि कल पेशी नहीं हुई। नैनी सेंट्रल जेल में माफिया अतीक और भाई अशरफ पुलिस कोर्ट से कस्टडी रिमांड की कर सकती है मांग। तो आज कोर्ट में पेशी होनी है। दोनों माफिया भाई की आज ये पेशी होगी, जहां एक तरफ अतीक अहमद तो दूसरी तरफ अशरफ की पेशी कोर्ट में होगी। वारंट बी के तहत ये पेशी की जा रही है और साबरमती जेल से अतीक अहमद को कल लाया गया, जहां देरी होने की वजह से कल ही पेशी होनी थी, लेकिन देरी होने की वजह से पेशी नहीं हो पाई। तो आज ये पेशी की जाएगी। नैनी जेल में अलग अलग बैरक में दोनों भाइयों को रखा गया है
और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज माफिया दोनों भाइयों की पेशी होनी है। देखिए, कल पेशी होनी थी लेकिन समय ना होने की वजह से, लेट पहुंचने की वजह से वो पेशी नहीं हो पाई। हालांकि आज सबकी नजर है कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्योंकि एक तरफ पुलिस की यह कोशिश है कि रिमांड पर अतीक अहमद को लिया जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अतीक अहमद और अशरफ, अब दोनों से जो पूछताछ है वो पुलिस के लिए बेहद अहम हो गई है। उमेश पाल हत्याकांड में अब तक जो पुलिस के पास जो 5 हत्यारोपी, जो मुख्य हत्यारोपी हैं, जिसमें असद भी शामिल है जो अतीक अहमद का बेटा है, ये सभी फरार है। इन सब की अभी तक कोई तलाश नहीं, कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा है। जो अतीक अहमद की पत्नी है शाइस्ता परवीन जो है, वो भी फरार है, उसकी भी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ खाली है। केवल 2 एनकाउंटर हुए थे और कुछ मददगारों को भी पुलिस ने पकड़ा है, लेकिन जो मुख्य अभियुक्त है वो अभी तक गायब है। यही वजह है कि इस पूरे केस में अब जो उम्मीद है पुलिस की, वो अतीक और अशरफ से पूछताछ पर ही टिकी हुई है। और जिस तरीके से अतीक को साबरमती जेल से और अशरफ को बरेली जेल से लाया गया है, तो आज जब कोर्ट में पेश करेंगे तब उनकी लंबी रिमांड की डिमांड करेगी पुलिस जो है, और कहेगी कि चूंकि इनसे वो तमाम सच उगलवाना है, वो तमाम कड़ियों को जोड़ना है, इसलिए हमें रिमांड की जरूरत है और लंबी रिमांड दी जाए जो है। तो ये लगातार जो है कोर्ट से गुजारिश करेगी। अब देखना यह कि कोर्ट आखिर कितने दिन की रिमांड देती है और रिमांड देती भी है कि नहीं देती, क्योंकि उसके पीछे के कई एविडेंस को जो है प्रोड्यूस करना पड़ेगा कोर्ट में पुलिस को जो है, कि अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें क्या कुछ निकल के आया है। क्या आप केवल जो है उसका इन्वॉल्वमेंट है या फिर वैसे ही उसको जो है मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर शामिल किया गया है। तो वो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के जो है पुलिस कोर्ट में अपने पक्ष रखेगी और उसके बाद रिमांड की मांग करेगी। उम्मीद की जाती है कि शायद रिमांड मिल भी जानी चाहिए, क्योंकि इस केस में जो की पॉइंट है वो अतीक है। अतीक को पूरी जानकारी थी, पुलिस का यह मानना है। एसटीएफ की जांच में जो खुलासा हुआ उसके तहत जो है फेस ऐप के जरिए बरेली से अशरफ था, साबरमती जेल में अतीक था, और इसके साथ ही जो मुस्लिम हॉस्टल है यहाँ पर, जहाँ गुड्डू मुस्लिम के उस हॉस्टल पर जो पूरी बैठक हुई थी, पूरी प्लानिंग तैयार हुई थी उस पूरे मर्डर की जो है, उसके बाद इस मर्डर को अंजाम दिया गया। अशरफ से कई बार जो है उन जो हत्यारे थे उन्होंने जो है मुलाकात भी की थी, जो है अलग अलग जो एक ही आईडी पर अलग अलग लोगों ने मुलाकात की थी, जिस पर जेल अधीक्षक सहित कई जेल कर्मियों को निलंबित किया गया था। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इन तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है पुलिस, लेकिन अभी तक नाकामयाबी इस बात पे हासिल हुई क्योंकि कोई सुराग नहीं लग पा रहा वो हत्यारोपी कहाँ है। तो वो इस पूरे हत्याकांड के तमाम कड़ियों को जोड़ने के लिए रिमांड बेहद जरूरी है, इसीलिए पुलिस आज रिमांड मांगेगी। अब कोर्ट कितने दिन की रिमांड देती है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ब्रजेश, इसके साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कि कितने बजे ये कोर्ट की पेशी होनी है, क्या कुछ उस वक्त दलीलें हो सकती है और काउंटर दलीलें क्या कुछ मिल सकती है इस दौरान? देखिए, ठीक 11 बजे अतीक अहमद और अशरफ को पेश किया जाएगा कोर्ट में। 10:30 बजे जो है, यानी अब से महज 10 से 15 मिनट बाद जो है जो नैनी जेल से दोनों को लेकर के कोर्ट में पेश किया जाएगा। आधे घंटे का पूरा सफर रहेगा। इस दौरान जो है अतीक और अशरफ को पेश किया जाएगा, कड़ी सुरक्षा के बीच में लाया जाएगा। इस बार जो कोर्ट परिसर में पिछली बार हम लोगों ने देखा था जब अतीक की पेशी थी, उस वक्त हंगामे हुए थे, उस वक्त जो है अंदर वकीलों ने कुछ प्रदर्शन किया था जो है। इस बार सिर्फ जो इस केस से जुड़े हुए अधिवक्ता हैं केवल वो ही उस कोर्ट परिसर के अंदर दाखिल हो पाएंगे, इसके अतिरिक्त किसी को भी दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। तो इस बार कड़ी सुरक्षा में अतीक और अशरफ को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद उनको रिमांड में लेकर के फिर जो स्पेशल सेल है, फिर वहां पर अगर रिमांड मिलती है तो स्पेशल सेल में, क्योंकि रिमांड मिलेगी तो पहले मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद ये सुपुर्दगी होगी, और उस सुपुर्दगी होने के बाद जो है अब वो किस तरह के सरकार कोर्ट हिदायत देती है रिमांड के दौरान कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माफ कीजिएगा जो उस पर वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए उस वक्त, या इनका कोई अधिवक्ता रह सकता है नहीं रह सकता, इस तरह की तमाम चीजें हैं जो है जो अभी अतीक अहमद और अशरफ के पक्ष की तरफ से रखे जाएंगे। उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन
पूरी रात अतीक अहमद नहीं सोया। अतीक अहमद की तबीयत रात में बिगड़ गई थी। डॉक्टरों के एक पैनल ने उसका जो एग्जामिन भी किया था क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था। 28 घंटे की लगातार जर्नी की वजह से अतीक की तबीयत बिगड़ गई थी। इसमें उसको दवाइयां भी दी गई जो है और उसके बाद उसका उपचार किया गया, तब जाकर के जो है अतीक अब कुछ नॉर्मलाइज हुआ है। कोर्ट पे फिलहाल पेश किया जाएगा। तो स्वास्थ्य कारणों का हवाला भी दे सकता है कि पुलिस टॉर्चर करेगी रिमांड में, इसलिए जो है मेरे वकील की और कुछ लोगों की मौजूदगी में ये पूछताछ हो। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो बहस और जिरह का वक्त है। तो अब से कुछ देर बाद देखना होगा कि आखिर कोर्ट का क्या रुख रहता है। ठीक है ब्रजेश जी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। वही लखनऊ से न्यूज वन इंडिया की इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। आज वलीउल्लाह की सजा पर सुनवाई होगी। आतंकी वलीउल्लाह एनआईए कोर्ट से दोषी करार दिया गया था। एनआईए कोर्ट ने कल वलीउल्लाह को दोषी करार दिया था। वाराणसी सीरियल ब्लास्ट का दोषी है आतंकी। 5 अप्रैल 2006 को 1.5 किलो आरडीएक्स वही डेटोनर और देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार हुआ था वलीउल्लाह। एनआईए कोर्ट ने जेल से वलीउल्लाह को तलब किया। वाराणसी सीरियल ब्लास्ट में पहले ही वलीउल्लाह को मृत्युदंड मिल चुका है। और देखिए आज क्या कुछ पूरा मामला है वो भी आपको बता देते हैं। वाराणसी में 3 जगह धमाके हुए थे। 7 मार्च 2006 को 3 जगह ये ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट में 16 लोगों की मौत हो गई थी। वाराणसी कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। 2006 में वलीउल्लाह को गिरफ्तार किया तो एनआईए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 6 जून 2022 को फांसी की सजा सुनाई गई। तो आज पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर सुनवाई विद्युत नियामक आयोग कर रहा है। कंपनी के प्रस्तावों पर सुनवाई। 18% से ज्यादा घरेलू बिजली महंगे करने का प्रस्ताव है। बिजली कंपनियों ने मौजूदा दरों में औसतन 15.85% वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। 21 अप्रैल को विद्युत नियामक आयोग करेगा सुनवाई। ग्रामीण घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं की दरों में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। घरेलू बिजली की दर में 18.59% बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। निजी और सरकारी संस्थाओं की बिजली में 17.62% का प्रस्ताव है। अस्थायी कनेक्शन की दर में 18.90% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। तो भारी उद्योग में 16.25% बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। तो बिजली बढ़ोतरी की ये प्रस्ताव जिस पर चर्चा होगी। निजी और सरकारी संस्थाओं की बिजली में 17.62% का प्रस्ताव है। अस्थायी कनेक्शन की दर में 18.90% बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। भारी उद्योग में 16.25% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। तो बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर सुनवाई। अब बात राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देंगे नियुक्ति पत्र। पीएम नरेंद्र मोदी 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। पीएम मोदी वर्चुअली नियुक्ति पत्र देंगे। रोजगार मेला के तहत ऑफर लेटर वितरित करेंगे पीएम। थोड़ी देर में पीएम मोदी संबोधित भी करेंगे। उनका संबोधन भी रहने वाला है, जहां युवाओं को संबोधित करते हुए उनका उत्साह बढ़ाते हुए और किस तरह से देश को आगे बढ़ाना है, अग्रसर करना है, युवाओं को अग्रसर करना है। कहीं ना कहीं अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नजर आएंगे। तो थोड़ी देर में होगा पीएम मोदी का ये संबोधन। और आपको बता दें कि रोजगार मेले के तहत ये नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी 71,000 युवाओं को ये नियुक्ति पत्र देंगे। वर्चुअली ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। पीएम मोदी वर्चुअली नियुक्ति पत्र देते हुए नजर आएंगे। तो रोजगार मेले के तहत ऑफर लेटर वितरित किया जाएगा, जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा ये ऑफर लेटर दिया जाएगा। थोड़ी ही देर में पीएम मोदी का संबोधन भी होगा, युवाओं को संबोधित करते हुए और उनका उत्साह बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
एमपी दौरे पर सपा मुखिया अखिलेश यादव है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का मध्य प्रदेश का दौरा है। 2 दिवसीय मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव एमपी के लिए रवाना हुए। अंबेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। कई अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे अखिलेश यादव। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव एमपी के लिए रवाना। अंबेडकर नगर जयंती पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो मध्य प्रदेश में तमाम कार्यक्रम है जिसमें सम्मिलित होंगे अखिलेश यादव। तो कई अन्य कार्यक्रम में भी जिसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो मध्य प्रदेश के दौरे पर सपा मुखिया अखिलेश यादव हैं। 2 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। इस दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, खासकर अंबेडकर जयंती के मौके पर कार्यक्रम है जिसमें शामिल होंगे। लापरवाह अवर अभियंता और सुपरवाइजर पर एक्शन। एलटीए के वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने 2 सुपरवाइजर को निलंबित किया है। अवर अभियंता सुरेंद्र द्विवेदी को दिया गया नोटिस। जोन 1 में अवैध निर्माण में लापरवाही को लेकर हुई कार्रवाई। तो एलडीए सचिव ने ओएसडी प्रयास सिंह से मांगी थी रिपोर्ट। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त, किस तरह से ये कार्रवाई की गई है। सुपरवाइजर को निलंबित किया गया है। तो लापरवाह अवर अभियंता और सुपरवाइजर पर यह एक्शन। एलडीए के वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने 2 सुपरवाइजर को निलंबित किया। तो लापरवाह अवर अभियंता और सुपरवाइजर पर एक्शन देखने को मिला है। एलडीए के वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने 2 सुपरवाइजर को निलंबित किया। अवर अभियंता सुरेंद्र द्विवेदी को दिया गया नोटिस। जोन 1 में अवैध निर्माण में लापरवाही को लेकर हुई है ये कार्रवाई। एलडीए सचिव ने ओएसडी प्रिया सिंह से रिपोर्ट मांगी थी। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।